वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने सीटेट का मिसलेनियस पीवाईक्यू लाए हुए हैं, ठीक है ना। इस मिसलेनियस पीवाईक्यू को हम बिल्कुल जो है उस तरह से बताएंगे जैसे एक कॉन्सेप्ट को बतलाया जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को उतना लेवल पर लेकर के जाएंगे जितना में कि आपका क्वेश्चन 110% क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। और यहां से जितना भी कॉन्सेप्ट हम आपको बतलाएंगे, बल्कि 90% नहीं, 99% नहीं, 100% आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम क्या करेंगे, आपके सामने बतलाने का कोशिश करेंगे। अगर यहां पर आपको कोई भी तरह का कोई भी डाउट आएगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतला सकते। चलिए जैसे मान लीजिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट जो है सर वाटर का भी कॉन्सेप्ट है, और यहां पर सर कहीं ना कहीं क्या होता है, मास और डेंसिटी का, मास और क्या बोलेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट जो है आता है। जैसे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लेते हैं सर जी व्हेन हीटेड फ्रॉम, जैसे क्या मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट पूछता है, अब यहां पर देखिएगा कि व्हेन हीटेड, पहला कॉन्सेप्ट क्या यहां से क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक में क्या करें, किसी भी वाटर के वॉल्यूम को इंक्रीज करें, तो भैया बताइए उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। है इतना, तो क्या बोलेंगे सर जी, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मासेस ऑफ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मासेस, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, क्या पूछेगा, मासेस ऑफ वाटर विल बी, मतलब सर जी ऑफ वाटर विल बी क्या होगा, क्या होगा। अब समझिएगा सर, यहां से ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जहां से क्या होता है, सवाल बनता है। देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट में सर आपको पूछा है कि जब मान लीजिए कहता कि व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मासेस ऑफ वाटर, मतलब सर जी वाटर का मास क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब सर जी ये कहां से निकालना है, ये निकालना है डेंसिटी और टेम्परेचर पर। सपोज कर लेते हैं कि मेरा ये वाटर है, वाटर के लिए हम सर क्या कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं, इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस ग्राफ। एक्स एक्सिस पे सर हम किसको रखते हैं, तो आप बोलेंगे सर इस पर रखते हैं हम टेम्परेचर को, और इस पर सर हम किसको रखते हैं, तो आप बोलेंगे भैया इस पर हम रखते हैं डेंसिटी को। किसको रखते हैं, डेंसिटी को। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब इस चीज को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब अगर सर यहां से डेंसिटी और वॉल्यूम का हम रिलेशन निकाले, आप क्या बोलेंगे कि सर डेंसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि सर जी अगर जब कभी भी आप यहां पर क्या करेंगे सर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो इस कंडीशन में आपका डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, और जब आप वॉल्यूम को घटाएंगे तो सर इस कंडीशन में आपका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल करके आया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला से निकल करके आया। अब सपोज कर लेते हैं कि सर यहां पर ये टेम्परेचर लिया हुआ है, आप इस टेम्परेचर को अगर यहां से शुरुआत करते हैं, इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर आप सर क्या रख लीजिए, इसको मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में आपको एक बात मालूम होगा कि सर वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है, वाटर मैक्सिमम डेंसिटी मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर सर वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम डेंसिटी वो शो करता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, देखिए अगर आप 4 भी बात करते हैं तो एग्जैक्ट 4 हम अप्रोक्स सर इसको 4 मान लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट कितना होता है, ये होता है 3.96 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी। तो इसका मतलब सर अगर यहां से हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए सर डेंसिटी को बढ़ाएं, तो डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। आप बोलेंगे जी सर जी हम क्या बोले हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर सर वाटर का डेंसिटी क्या होता है, आप बोलेंगे सर मैक्सिमम, तो इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर कभी भी वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होता। जब भी वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका मतलब इसके बाद में सर जी अभी हम क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर जी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक सर जी आपका डेंसिटी क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर डेंसिटी बढ़ा है जी। और इसके बाद में सर जी फिर आपका डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि हम अभी आपको तुरंत बोले हैं कि सिर्फ वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम यहीं पर डेंसिटी दिखाएगा। इससे पहले भी क्या होगा, कम होगा, और उसके बाद भी सर जी क्या होगा, तो आप बोलेंगे कम होगा। तो इसका मतलब सर इसके बाद भी मेरा डेंसिटी क्या हो रहा है, तो डेंसिटी सर इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब देखिए 0 डिग्री से अगर बात करें कि सर 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक सर वाटर का डेंसिटी क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर बढ़ रहा है। लेकिन अगर सर जी हम आपसे बात करें कि 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक में आपका वाटर का डेंसिटी क्या हो रहा है, आप क्या बोलेंगे सर कि डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए अभी हम आपको तुरंत बोले हैं कि जहां पर भी डेंसिटी
घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जब यहां पर डेंसिटी बढ़ रहा है सर, तो आप हमको बताइए कि यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, आप बोलेंगे सर वॉल्यूम यहां पर घट रहा होगा, क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। और अगर यहां पर क्या हो रहा भैया, डेंसिटी घट रहा है, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो देखिए वही बात मैं कहता है कि जब सर जी आप वाटर को 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मासेस ऑफ वाटर, मतलब सर जी आपके वाटर का वॉल्यूम जो होगा उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप इसका मतलब क्या बोलेंगे सर जी, आप ये बोलेंगे कि सर सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। देखिए 0 से 4 डिग्री में डेंसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब सर यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और इसके बाद में सर जी वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर जी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एट फर्स्ट वॉल्यूम इज, क्या बोलेंगे, एट फर्स्ट। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे सर जी, एट फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट में आपका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और आफ्टर दैट मतलब देन, इसके बाद में सर जी आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे सर ये पहला कॉन्सेप्ट था और पहला क्वेश्चन बेस्ड हम क्या करवा दिए सर जी, आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो सर हम इसका पीडीएफ जो है कृष्णा सर ऑफिशियल पर क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझना है और एक एक कॉन्सेप्ट से 1-2% नहीं 100% ये सीटेट का पीवाईक्यू का सवाल है जो आया हुआ है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में बतला रहे। चलिए अब सर जी दूसरा कॉन्सेप्ट हम करवाते हैं कि माउंटेन रेंज में जितने भी आपको ट्रीज होते हैं उसका फीचर क्या होता है। तो आपको दूसरा विशेषता क्या लिखना है, दूसरा विशेषता लिखना फीचर ऑफ माउंटेन रेंज ट्रीज। क्या बोलेंगे, फीचर, क्या बोलेंगे, फीचर ऑफ माउंटेन, क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज ट्रीज। मतलब सर जी जो पर्वतीय क्षेत्र का जो, क्या बोलेंगे सर जी, इसी को क्या बोलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों का लक्षण क्या होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे सर जी, आपके जितने भी पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष होते हैं सर, उसका लक्षण क्या होगा, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। यहां से 100% आपके सीटेट में क्या होता है, सवाल आता है। देखिए सबसे पहला बात सर जी क्या बोलेंगे, जो भी आपका क्या होगा सर जी, मतलब क्या बोलेंगे सर जी, माउंटेन रेंज होगा, पर्वतीय इलाका होगा, उस इलाका में जो भी वृक्ष होता है उस वृक्ष का जो सर जी ब्रांचेज होता है वो क्या होता है, स्लोप टाइप में होता है। मतलब क्या बोलेंगे सर जी, आप इसी को बोलते हैं तिरछी शाखा होता है, और इसी को भैया अगर हम हिंदी इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, स्लोपिक ब्रांचेज। तो इसका पहला विशेषता क्या होगा, इसका ब्रांच जो होगा वो तिरछी होगा, स्लोप टाइप में होगा, इसको क्या बोलेंगे, स्लोपिंग ब्रांचेज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तिरछी शाखा होता है। डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाएगा। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट हम आपको करवा रहे हैं, जब हम आपके लिए पीवाईक्यू लाएंगे तो हम आपको वहां पर बतलाएंगे कि देखिएगा मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस में, मैराथन वाले कॉन्सेप्ट में, जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वहां से डायरेक्ट सवाल आता है या नहीं आता है। तो भैया इसका सबसे पहला आंसर क्या होगा कि इसकी शाखाएं कैसी होगी, तिरछी होगी। अगर हम दूसरा नंबर पर सदी बात करें तो भैया आपको याद रखना है कि इसका लीफ जो होता है वो लीफ कैसा होता है, वैक्सी टाइप होता है, मतलब क्या बोलेंगे, मोम जैसा होता है। तो भैया दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा सर, इसका लीफ कैसा होगा, इसका लीफ वैक्सी होगा, मतलब आप क्या बोलेंगे, पत्ती कैसा होगा भैया, मोम की तरह होगा। कैसा होगा, मोम की तरह। क्वेश्चन पूछेगा आपका कि भैया माउंटेन रेंज के जो लीफ होते हैं उनके कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, इनके ब्रांचेज कैसे होते हैं, तो स्लोपिंग होते हैं। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर। अगला बात सर जी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो पत्ती होता है, लीफ होता है, ये कैसा होता है, तो ये सुई नुमा शेप में होता है। क्या होता है, सुई नुमा शेप में। मतलब सर जी याद रखिएगा, जो भी माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र के आपके पत्तियां होंगे, पर्वतीय क्षेत्र के जो भी आपको वृक्ष होंगे, उस वृक्ष का पत्ती जो होता है उसका स्ट्रक्चर, संरचना कैसा होता है, निडिल लाइक शेप में होता है। क्या बोलेंगे सर जी, लिख लीजिए, निडिल लाइक लिप्स होता है। क्या बोलेंगे, निडिल, क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे निडिल लाइक लिप्स। क्या बोलेंगे, निडिल लाइक लिप्स, मतलब क्या बोलेंगे, सुई नुमा पत्ती होगा। क्या होगा बाबू, आप इसी को बोल सकते हैं, सुई नुमा पत्ती होता है। यही 3 आपके क्या होगा, ऑप्शंस मिलेगा, और एक ऐसा देगा जो क्या होगा, इस ऑप्शन में से नहीं होगा, और बोलेगा इनमें से कौन सा जो है पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष का लक्षण नहीं है। तो आपको अगर ये 3 क्वेश्चंस आता होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भैया। फिर से बोल रहे हैं कि माउंटेन रेंज के जो भी वृक्ष होंगे उस वृक्ष का लक्षण क्या होगा, सबसे पहला इसका ब्रांच क्या होगा भैया, तिरछी होगा, इसका लीफ कैसा होगा, वैक्सी होगा, और इसका जो लीफ होगा वो किस तरह से होगा, तो उसका शेप होगा निडिल लाइक, मतलब क्या बोलेंगे, सुई नुमा पत्ती जो होगा भैया क्या होगा, ये इसका जो है परम लक्षण होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब भैया जब यहां तक हम समझ लिए तो मरुस्थलीय पौधा का भी थोड़ा सा लक्षण देख लीजिए। मरुस्थलीय पौधा का लक्षण क्या होता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछता। अगर आपसे सर जी का भी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया मरुस्थलीय पौधा जो होता है, इस मरुस्थलीय पौधा का क्या क्या लक्षण होता है, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस आप देखिएगा पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पलट करके
तो आपको क्या होगा, वहां पर ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जब भी हम मरुस्थलीय पौधा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज सर पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि लड़का नहीं है जो भी सपोर्टिंग टीम में रहता है यहाँ पर, तो आज हम कैमरामैन की भूमिका में भी है और टीचर की भूमिका में भी है, ठीक ना। तो हमको बार बार कहीं देखना पड़ता है कि किसी तरह का कोई भी टेक्निकल एरर ना हो जाए, ताकि हम जो है पढ़ाते हुए 1-1.5 घंटा निकाल दें और पता चले कि भैया यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए इसके बारे में क्या बात करते हैं। तो मरुस्थलीय पौधा का सबसे मेन जो प्रॉपर्टी होता है कि सर जी इसका पत्तियां क्या होता है, कांटे के रूप में होती है। पहला बात क्या रखना है सर जी, इसका जो लीफ होता है, क्या बात करेंगे सर, इसका जो लीफ होता है वो क्या होता है, कांटे की तरह होती है। मतलब भैया इसका लीफ क्या होता है, वो कांटा की तरह होता है। क्या बोलेंगे, कांटा, मतलब इसके लीफ पर क्या होता है, कांटा की तरह सर क्या होता है, संरचना जो होता है वो लगा होता है। कोई दिक्कत है। और भैया याद रखना है कि क्या होता है, पत्तियां कांटे के रूप में होती है। बिल्कुल पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधे का लक्षण क्या होता है, हम बोलेंगे सर पत्तियां कांटे की तरह होती है और इनके जड़ें जो होती है, रूट जो होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। तो भैया रखना कि क्या होती है। अगर दूसरा बात करें सर इसका रूट कैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका रूट, इसका जड़ा जो होता है वो क्या होता है, जमीन के ज्यादा अंदर होता है, मतलब गहरा होता है। क्या होता है भैया, क्या होता है, गहरा जड़ें होती है। क्या बोलेंगे, गहरा जड़ें। और पत्तियां कैसा होती है, तो आप बोलेंगे सर जी इसके ऊपर कांटा 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 लगा होता है। और भैया इसके तना के बारे में पूछता है कि सर इसका तना, इसका स्टीम कैसा होता है, तो मोम जैसा मोटा तना होता है। तीसरे बार याद रखिएगा सर क्या होता है, मोम जैसा मोटा तना। क्या बोलेंगे सर, मोम जैसा क्या होता है, मोटा तना होता है। क्या होता है, मोम जैसा मोटा तना होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप मेरी बात को सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन कि इसका लीफ कैसा होता है, कांटेदार होता है। रूट कैसा होता है, गहरा जड़े, मतलब ज्यादा जमीन के अंदर जाता है। अगला मोम जैसा क्या होता है भैया, इसका मोटा तना जो होता है वो इसका क्या होता है, पाया जाता है। और भैया एक क्वेश्चन और याद रखना है कि इसका तना कैसा होता है, रेशेदार होता है, फाइबरस होता है। कोई दिक्कत है। अगर बात करें सर इसका तना कैसा होता है, हम बोलेंगे सर जी तना जो होता है ये रेशेदार होता है। कैसा होता है, तना रेशेदार होता है। अगर ये आपको 4 प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा तो आप क्या करेंगे, यहां से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है जी नहीं। अगला सर जी हम एक क्वेश्चन अपवर्तन से बतलाते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। देखिए सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, सर ये रिफ्रैक्शन होता कहां पर है, लेंस में होता है या मिरर में होता है। तो भैया याद रखना ये होता कहां पर है, तो सर ये लेंस में होता है। कोई दिक्कत है। अगली बात सर जी, रिफ्रैक्शन के फेनोमेना होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 प्लेन का होना आवश्यक है। याद रखिएगा इसके 2 प्लेन नहीं, आप मीडियम बोलिए। क्या बोलेंगे सर जी, इसके लिए 2 मीडियम का होना आवश्यक है। क्या बोलेंगे, 2 मीडियम का होना क्या आवश्यक है। फिर से बोल रहे, रिफ्रैक्शन की फेनोमेना लेंस में होती है, मिरर में नहीं होती। इसके लिए सर 2 मीडियम का होना क्या है, आवश्यक है। सर जी ये कितने प्रकार का होता है, तो रिफ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेयर मीडियम में, क्या होता है, एक होता है रेयर मीडियम, और एक क्या होता है भैया, एक इसी को हम लोग बोलते हैं सर जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। अब भैया आप इसी कॉन्सेप्ट को समझिए कि सर रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, और यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे जो है वो एग्जाम में पूछता है। देखिए सपोज करते सर जी कि आपके पास में क्या ये कोई एक 2 प्लेन है। अब इस प्लेन में क्या हो रहा है भैया, आपको रिफ्रैक्शन की फेनोमेना हो रही है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है। और सर हम इसको क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं ये एक लेंस है मेरा, ठीक ना। अब आप मेरी बात को समझिएगा। अगर सपोज कर लेते भैया, हम आपको एक एग्जांपल देते कि सर ये मेरा कैसा मीडियम है, ये मेरा रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। और ये मेरा कैसा मीडियम है, तो ये मेरा है डेंसर मीडियम। तो अगर रेयर मीडियम से कोई भी चीज मान लेते कि सर यहां पर इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी एक लाइट इस पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो भैया यहां पर सवाल पूछता है कि ये इस नॉर्मल की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल के तरफ झुकेगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। तो इसके लिए भैया आपको एक ट्रिक याद रखना है, जो ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, बहुत मजेदार तरीके से इसको याद रख सकते हैं। हमरा त डर लागै छे। क्या बोलते हैं, डर। देखिए क्या बात कर रहे हैं, डर, DAR, डर। इसके लिए क्या ट्रिक याद रखेंगे, डर। देखिए आप लोग डरते हैं ना कभी, तो डर। अब भैया देखो डी से कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम। आर से कैसा मीडियम, रेयर मीडियम। इसका मतलब जब कभी कोई चीज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरह जाएगा, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब भैया ये नॉर्मल के तरफ जाएगा। क्या होगा, ये नॉर्मल के तरफ जाएगा। बताइए यहां पर किधर से किधर जा रहा है, रेयर से डेंसर। तो भैया जब रेयर से डेंसर होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। क्या होगा भैया, ये देखिए
अवे फ्रॉम, देखिए जब भी सर जी डेंसर से कहां जाएगा, रेयर में, तो डेंसर से रेयर में जाने पर क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। भैया क्या बोलेंगे भैया, ये क्या जाएगा, देखिए डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो जब कभी भी कोई चीज डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन भैया जब कभी कोई चीज क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के तरफ जाएगा। तो भैया जब कोई चीज रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, मतलब ये नॉर्मल से नजदीक जाएगा। क्या होगा, नॉर्मल के नजदीक जाएगा। इसका मतलब जब कभी भी कोई भी रिफ्रैक्शन के फेनोमेना रेयर मीडियम से, याद रखना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ होता है तो ये नॉर्मल के तरफ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टुवार्ड्स नॉर्मल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टुवार्ड्स नॉर्मल। और जब कभी कोई चीज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। क्या होगा, दूर भागेगा। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर सर जी यही पर मान लीजिए आपको एक और फेनोमेना बना देता, इस तरह से बना देता, ये आपका नॉर्मल है, ठीक ना, लेकिन ये इस बार कैसा मीडियम होता, ये आपका डेंसर मीडियम होता और ये आपका कैसा मीडियम होता, रेयर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगा। इसका मतलब जी ये इस ऐसे तरफ भागेगा, देखिए है ना, ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से आपको दूर भाग रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब रेयर से डेंसर जाएगा तो सर जी क्या होगा, नॉर्मल के तरफ जाएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन की फेनोमेना कहां पर होती है, लेंस में होती है, और इसके लिए दो मीडियम की आवश्यकता होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। यहां से क्या होगा, 100% कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको क्या करना है, ध्यान में रखना। अब भैया यहां से हम पांचवा एक कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। अब देखिए फोर्स होता क्या, पुल एंड पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। किसी चीज को धकेलना या किसी चीज को खींचना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास में सर ये मार्कर है, हम इस मार्कर को धक्का दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, इसको पुश कर रहे हैं, इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। किसी चीज को धक्का देना और खींचना ही क्या कहलाता है सर जी, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इसका मतलब फोर्स के बारे में हम क्या बोलेंगे, पुल एंड पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। क्या बोलेंगे, पुल एंड पुश इज कॉल्ड एज क्या होगा, फोर्स होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भैया F इज इक्वल टू होता क्या। तो आपको याद रखना कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फार्मूला पूछता है। यहां पर ये M क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये मास होता है, और A क्या होता है, तो ये एक्सीलरेशन, मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है भैया, ये त्वरण होता है। और F का मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम है कि सर जी F का मतलब फोर्स, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को त्वरण बोलते हैं। एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब सर जी दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि सर जी इसका यूनिट क्या होता है। तो बाबू तुमको मालूम होगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। आप जानते हैं कि सर फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर फोर्स का यूनिट होता है सर जी न्यूटन। क्या होता है, अगर हम इसके यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, ये यूनिट होता है न्यूटन। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। लेकिन आपको यहां से ध्यान रखना है कि सर जब कभी भी आपको फोर्स का क्या पूछ दे, सीजीएस यूनिट पूछ दे, कई तरह से यूनिट पूछता है। या सर जी आपको नॉर्मल एक यूनिट पूछता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट। तो भैया आपको एमकेएस यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये होता है केजी, फिर क्या होता है मीटर, और नीचे क्या होता है सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि भैया फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। और एमकेएस में क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, तो F इज इक्वल टू भैया क्या होता है, M इंटू ए होता है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया फोर्स जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। मेरे बाबू 100%, हम क्या बोल रहे हैं, 99 भी नहीं, 100% यही सवाल और यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर ये जो है ना क्या कर लेंगे, छिला लेंगे। समझ रहे ना भैया। तो देख लीजिएगा कितने प्रकार का फोर्स होता है, दो प्रकार का। एक फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई दिक्कत है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपर्क बल। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं संपर्क बल। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असंपर्क बल। क्या बोलते हैं, असंपर्क बल, जो क्या होगा, या इसी को आप बोल सकते हैं गैर संपर्क बल, जो बोलना बोलिए, असंपर्क बोलिए या क्या बोलिए, गैर संपर्क बल बोलिए, सब बोल सकते हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि फोर्स कितने प्रकार का होता है। क्या सर जी, सौरभ सर पूछता है कि नहीं पूछता क्वेश्चन के बारे में, इस तरह का क्वेश्चन आप सौरभ सर से भी पूछ सकते हैं,
ठीक है ना। तो भैया आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, या इनमें से कौन सा कांटेक्ट फोर्स है। तो देखिए नाम से लगता है कांटेक्ट, ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए अभी हम बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं तो सर यहां पर कैसा फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए हम ऐसे ऐसे करते और इस पर ये चलने लगता, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में नहीं हो, बिना किसी कांटेक्ट का, बिना किसी टच का हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो देखिए कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला जो एग्जांपल होता है, जो इसका टाइप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये कैसा टाइप है, तो भैया ये आपका कांटेक्ट फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट। अगला, अगर मान लीजिए कहीं पर आप मस्कुलर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो दूसरा एग्जांपल क्या जाएगा, इसी का मस्कुलर फोर्स। क्या होगा, आप इसी को बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। ये भी एक प्रकार का कैसा फोर्स है, तो आप बोलेंगे भैया ये भी सर एक प्रकार का, हम बोलेंगे कि सर ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। कैसा फोर्स का, तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। और एक कैसा फोर्स होता है भैया, देखिए ड्रैग फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, और भैया एक को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताइए फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वहां पर क्या होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम इसको बार बार रगड़ रहे हैं, ठंडी महीना जब आपको ठंड लगता है तो ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 करते हैं। क्यों करते हैं भैया, क्योंकि जब ऐसे ऐसे रब करते हैं तो रब करने से इस दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगता है, और उसी कांटेक्ट फोर्स में यहां पर क्या होता है, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और इसी फ्रिक्शन फोर्स के चलते सर क्या होता है, थोड़ा सा हमको ऊर्जा का एहसास होता है और हमको थोड़ा सा गर्माहट फील होता है। तो ये कैसा फोर्स है, ये भी सर एक प्रकार का कांटेक्ट, क्योंकि ये हथेली और ये पाल्म दोनों का दोनों क्या भैया, क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये भी कैसा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो भैया बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक प्रकार का कैसा फोर्स है, तो आप बोलेंगे सर जी कांटेक्ट फोर्स। तो ये तीनों फोर्स को नाम याद रखेगा, यही आपके क्वेश्चंस में 100% पूछा जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व फोर्स। क्या बतलाइए, इसमें कोई भी कांटेक्ट की बात आती है, आप बोलेंगे सर नहीं। क्या कहीं पर भी कांटेक्ट की बात आती है, नहीं। अगला सर जी इसी में एग्जांपल में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बतलाइए, यहां पर कहीं पर भी सर जी आपको जो है कांटेक्ट की बात हो रही है, आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। एक और क्या बोलेंगे, देखिए जैसे चुंबक को, आप एक चुंबक से दूसरा चुंबक अट्रैक्ट होता है, तो क्या वहां पर कोई भी कांटेक्ट फोर्स काम करता है, नहीं। इसका मतलब सर जी मैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो भी किसका एग्जांपल है, आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अ, क्या बोलेंगे सर जी, नॉन कांटेक्ट फोर्स। को बोलते हैं चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या बोलेंगे सर जी, गैर विद्युत बल। और सर जी इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोलेंगे, गैर विद्युत बल। और ग्रेविटेशनल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गैर विद्युत बल, और मैग्नेटिक को क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल। कोई दिक्कत है। तो इस स्लाइड से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा बाबू। क्या बतलाओ, यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे कि सर नहीं, यहां से हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है नहीं है। क्या बतलाइए, जल्दी से बताइए सर, क्या यहां से कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, तो आप बोलना चाहेंगे सर कि नहीं, यहां से हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। क्या बोलेंगे, नहीं है। कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए अब सर जी थोड़ा सा हम किसके बारे में बतलाते हैं, कितना कॉन्सेप्ट आती है सर आपको, लगभग 5 कॉन्सेप्ट। अब सर हम आपको छठा कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसमें हम किसके बारे में बताएंगे सर, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में बतलाएंगे। किसके बारे में बताएंगे, मैग्नेट के बारे में बतलाएंगे। डायरेक्ट यहां से सवाल कैसे आता है, देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछे कि सर मैग्नेट होता क्या है, या मैग्नेट जो है नॉर्मली सर हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए जो सब्सटेंस किसी भी आयरन पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट। सर मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, आप बोलेंगे सर 2 पोल होते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को क्या बोलते हैं सर, एक को बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं साउथ पोल। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सर मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक मैग्नेट है। क्या है, कोई भी एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट में सर जी नॉर्मली कितने पोल, तो आप बोलेंगे सर 2 पोल। एक को क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को क्या बोलते हैं साउथ पोल। सपोज कर लीजिए कि एक मैग्नेट ये है और आपके पास में एक मैग्नेट हम ये ले आते हैं और यहां पर दे देते हैं सर जी का नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल। तो भैया बताइए अब यहां पर कोई चीज अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो आपको मालूम होगा सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल इच अदर या अट्रैक्ट इच अदर, नहीं रिपेल इच अदर। मतलब सेम चार्ज अगर होगा, जैसे यहां पर क्या सर जी साउथ और यहां पर क्या नॉर्थ, सर जी अपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेगा भैया, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन काम करेगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। एक पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि अगर अपोजिट चार्ज रह गया, जैसे यहां पर मान लीजिए सर जी ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और यहां पर हम बात करते हैं सर यहां पर भी क्या देंगे साउथ और ये क्या देंगे नॉर्थ। देखिए साउथ सेम चार्ज हो गया, तो यहां पर क्या होगा भैया, ये रिपेल करेगा। क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, दूर करेगा। कोई दिक्कत है।
तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, इस तरह का भैया क्या होता है, आपको फ्रेम होता है, क्या बताइए आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, जल्दी बताइए, क्या यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनता है कि सर मान लेते हैं कि कोई भी आपके पास में एक मैग्नेट है, क्या है, कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है ना। अब सर हमको बताइए कि इस मैग्नेट पर जो सर जी इसका स्ट्रेंथ होगा, किसके बारे में बात करते हैं हम, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा किसके बारे में बात करते हैं हम, बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में, इसके मजबूती के बारे में। तो पूछेगा कि इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पर होता है, इस चुंबक में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पर होता है और इस चुंबक में मिनिमम स्ट्रेंथ कहां पर होता है। तो भैया याद रखना, किसी भी चुंबक में जो उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है वो कहां पर होता है, इसके दोनों साइड में, मतलब कॉर्नर में। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉर्नर, क्या बोलते हैं, कॉर्नर। तो याद रखना कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसी भी चुंबक का स्ट्रेंथ कहां पर होता है बाबू, तो ये होता है कॉर्नर पे। कहां पर होता है, ये होता है कॉर्नर पे। कॉर्नर पे हमेशा याद रख लीजिएगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, और बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला मिडिल वाला भाग, यहां पर क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ होता है। क्या बोलते हैं, मिडिल वाला भाग, क्या बोलते हैं, मिडिल वाला जो पार्ट होता है, यहां पर किसी भी चुंबक के बीच वाले भाग में बहुत कम क्या होता है, स्ट्रेंथ, मजबूती होता है, लेकिन उसके कॉर्नर पर क्या होता है भैया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो आपको दिखता है। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो आपको आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, हमको नहीं आ रहा होगा। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए भैया, क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब यहां पर सर जी और भी तरह का कॉन्सेप्ट आता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, नॉन आर्टिफिशियल क्या है। तो वहां से डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, जहां से डायरेक्ट सवाल आ रहा है वो हम आपको क्या कर रहे हैं, बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए सर, सातवां कॉन्सेप्ट सर किसके बारे में बतला रहे हैं, तो सर हम आपको सर बताते हैं पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल किसके बारे में बात कर रहे हैं सर जी, पीएच स्केल के बारे में। यहां से क्या होता है, 100% जो है सवाल आने की संभावना होता है किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल सर जी इसका खोज किसने किया था, आप बोलेंगे सर इसका खोज किया था सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने। कब किया था सर जी, आप बोलेंगे सर 1931 में किया था। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका वैल्यू कहां से होता है, 1 से लेकर के 14 तक क्या होता है, पीएच स्केल का वैल्यू होता है, और बीच में क्या होता है सर, 7 होता है। आपको यह बात नहीं मालूम होगा भैया कि पीएच स्केल में 1 से लेकर के 7 तक को हम लोग कैसा नेचर का बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अम्लीय नेचर का, एसिडिक नेचर का। कोई दिक्कत है नहीं। और 7 से लेकर के 14 तक को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षारीय नेचर का, या इसी को क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर, बेस बोलते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपको मालूम होगा सर जी कि एसिड कितने प्रकार का होता है, ये सर 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले समझिए कि सर एसिड कहते हैं किसको है, जो पानी में घुलने के बाद में, जो पानी में घुलने के बाद में सर आपको H+ आयन या क्या होगा H3O+ आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, उसी को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और बेस किसको बोलते हैं, जो सर जी पानी में घुलने के बाद में सर जी आपको OH- आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। सर जी एसिड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और दूसरा को क्या बोलते हैं, इसको वीक एसिड बोलते हैं। और सर जी बेस किसको बोलते हैं, ये भी 2 प्रकार का। एक होता है सर जी आपको स्ट्रॉन्ग बेस, एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और एक क्या होता है भैया, एक होता है आपको वीक बेस। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब क्वेश्चन पूछता है कि सर 1 से लेकर के जो 3 तक का पीएच वैल्यू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 3 तक के पीएच वैल्यू वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं उसको। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड को बोलते हैं जो पानी के साथ में घुलने के बाद में कंप्लीटली H+ आयन देता हो। क्या करता हो, जो आपको पानी के साथ घुलने पर सर कंप्लीटली H+ आयन देता हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो यहां पर आपको क्या होगा, पार्शियली H+ आयन देगा, क्या होगा, जो आपको पार्शियली H+ आयन देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बेस। और वीक बेस का pH वैल्यू कितना होता है, याद रखिए यहां से यहां तक आपको क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3 से लेकर के 7 तक ये क्या होगा आपको, ये होगा आपको वीक बेस। क्या होगा, वीक बेस। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये 7 से लेकर के 10 तक जो होता है बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक। इसको देखिए ये एसिड है ना, तो वीक बेस क्यों लिखे, वीक एसिड लिखे ना सर यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक बेस। और 10 से लेकर के 14 तक जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और बनता है, ये 7 वाले को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उदासीन। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब सर यहां पर एक कॉन्सेप्ट और होता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि भैया एसिड जो होता है ये कौन से लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है। तो भैया हम इसके लिए कोई ट्रिक बतलाया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिल। क्या बोलते हैं, अनिल। अब देखिए ओ से क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी ए से होगा एसिड,
9 से क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी 9 से होगा नीला, उसी को बोलते हैं ब्लू, और 9 से क्या होता है, उसको बोलते हैं लाल, मतलब रेड। इसका मतलब सर ये बात हो गई कि हमेशा एसिड क्या करता है सर जी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो जस्ट सर जी बेस क्या करेगा, उल्टा बेस क्या करता है भैया, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है कि नहीं है। 100% सवाल पूछता है, कोई दिक्कत है। दूसरा सर जी यहां पर आपको क्या होता है, कलर पूछता है कि भैया स्ट्रॉन्ग बेस का कलर कैसा होता है। तो आपको इसके लिए ट्रिक याद रखना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विबज्योर, VIBGYOR। तो भैया आपको यहां से क्या याद रखना है कि सर जी स्ट्रॉन्ग बेस का कलर कैसा होता है, वायलेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कलर हमेशा कैसा होगा, वायलेट। और इसको छोड़ दीजिए, इंडिगो को काट दीजिए, इसके बाद क्या होता है, ब्लू। एक छोड़ एक, इसका मतलब ये जो आपका वीक बेस होता है इसका कलर कैसा होता है, ये होता है ब्लू। और इसके बाद क्या होता है, ग्रीन, इसका कलर कैसा होता है, न्यूट्रल का कलर होता है भैया आपको ग्रीन, कैसा होता है, ग्रीन। और ग्रीन की वजह से क्या होता है, येलो, इसका मतलब सर जी इसका वीक एसिड का कलर कैसा होता है, ये पीला होता है, येलो होता है। और इसके बाद सर जी ऑरेंज को छोड़ दीजिए, फिर क्या आ गया, रेड। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर कैसा होता है बाबू, इसका कलर होता है हमेशा रेड। क्या बतलाइएगा, क्या होता है, रेड कलर होता है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, पीएच का खोज किसने किया था, पीएच का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, पीएच का कलर क्या होता है, एसिड कौन से लिटमस पेपर को किसको किसमें कन्वर्ट करता है, बेस कौन से लिटमस पेपर को किसको किसमें कन्वर्ट करता है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर जी। अब सर हम 8वां नंबर पर कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम सर थोड़ा सा आपसे यहां पर बात करते हैं बाइल जूस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बाइल जूस। देखिए फिर से हम आपको बात कर रहे हैं सर जी, यहां पर किसके बारे में हम बात किए, तो सर हम आपको यहां पर बात किए जूस। आप एक टर्म को पकड़िएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जूस। अब सर ये जूस को समझने से पहले थोड़ा सा आपको किसको समझना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा सर ग्लैंड को। किसको समझना पड़ेगा, ग्लैंड को। देखिए अगर हम कभी भी आपसे बात करें सर, चलो थोड़ा सा हम ग्लैंड को बतला देते सर जी, ठीक है, तब फिर हम इस पर आएंगे। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम सर आपको ग्लैंड की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, ग्रंथि। 100% सवाल आएगा। देखिए ग्लैंड क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल्स होता है, क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल्स होता है जो आपके बॉडी में क्या करता है, 3 चीज का सेक्रेशन करता है, स्राव करता है। सर ये 3 चीज क्या क्या होता है, या तो ये आपके बॉडी में सर कहीं ना कहीं जूस का सेक्रेशन करता है, या तो सर आपके बॉडी में कहीं ना कहीं क्या करता है, एंजाइम का सेक्रेशन करता है, या तो सर कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी में क्या करता है, हार्मोन का सेक्रेशन करता है। कोई दिक्कत है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। अब बाबू आपको मालूम होगा कि ग्लैंड कितने प्रकार का होता है, तो ग्लैंड का जो टाइप्स होता है ये होता है बाबू 3 प्रकार का। सर जी जो आपको जूस और एंजाइम का सेक्रेशन करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का सेक्रेशन करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसी को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर जी। और याद रखना भैया यहीं से आपको एक कॉन्सेप्ट, जो इस तीनों के तीनों का सेक्रेशन करता हो, जो सर जी जूस का भी सेक्रेशन करता हो, एंजाइम का भी सेक्रेशन करता हो, और सर जी हार्मोन का भी सेक्रेशन करता हो, ये तीनों के तीनों का मतलब जूस भी, एंजाइम भी और हार्मोन भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, या इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। और यही मिक्स्ड ग्लैंड जो होता है इसका एक एग्जांपल होता है जो सबसे ज्यादा पूछता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं भैया, पैनक्रियाज। इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। देखिए कितने प्रकार का सर ग्लैंड हो गया आपको, आप बोलेंगे सर 3 प्रकार का। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं है, दूसरा क्या हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा क्या हो गया मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल क्या भैया, पैनक्रियाज। क्या होता है, पैनक्रियाज। और भैया याद रखेगा क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, नहीं सर जी। अब देखिएगा, अब यहां से अब इसी पैनक्रियाज में जो स्टोर्ड होता है, समझ रहे ना, पैनक्रियाज नहीं गॉलब्लैडर में, तो यहां तक में सर जी आपको पहले से क्या बात समझ आ गया कि सर ये ग्लैंड क्या होता है। क्या पहले बताओ ये ग्लैंड क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया। फिर हम यहां पर क्या करेंगे सर जी, 2-3 ग्लैंड को भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ये कितना वाला कॉन्सेप्ट था, ये 8वां कॉन्सेप्ट था ना। इसको सर जी आप नम्मा, इसी में हम आपको ये नम्मा कॉन्सेप्ट भी बतला दिए हैं, ठीक है ना। तो नम्मा कॉन्सेप्ट के रूप में सर जी हम ग्लैंड बतला दिए हैं, ठीक है ना, तब हम उसको बतलाएंगे। अब देखिए इसी नम्मा कॉन्सेप्ट में सर जी अब क्या होता है, कई बार कुछ प्रकार का ग्लैंड पूछता है। जैसे सर जी आपसे पूछता है कि कुछ ग्लैंड दे देगा और बोल देगा कि सर जी इसके अभाव में आपको कौन सा रोग होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा ग्लैंड
और इधर क्या देखा डिजीज, कि इस ग्लैंड के अभाव में होने वाला डिजीज या इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। जैसे मान लीजिए सर जी आपसे पूछ देगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या पूछ देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। दूसरा पूछ देगा एड्रिनल ग्लैंड, क्या पूछ देगा, एड्रिनल ग्लैंड, कोई दिक्कत है। और सर जी तीसरा में क्या पूछ देगा भैया, आपसे पूछ देगा थायराइड ग्लैंड, ये सब ज्यादा पूछता है, थायराइड ग्लैंड, कोई दिक्कत है। थायराइड को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड ही बोलते हैं। और एक क्या होता है सर जी, पेनक्रियाज के बारे में पूछता है, पेनक्रियाज ग्लैंड भी है कि नहीं, अभी तुरंत आपको बता दें इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। ये चारों का चारों क्वेश्चंस आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, समझे। जितना भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं इसमें 99 नहीं 100% आपके प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर जी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। सर जी इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये दूर की बात है, वो आपसे कम पूछने का चांस है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सर जी, इसके अभाव में बताइए क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी ग्रोथ जो किसी का रुक जाता है, समझ रहे हैं ना, वृद्धि जो अवरुद्ध हो जाता है, तो ग्रोथ रुकता के चलते है, इसी के चलते। तो क्या बोलेंगे सर जी, इसके चलते क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है। रुकना को क्या कर दे, कम कर दे रहे, ठीक ना। मतलब क्या होता है, वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है। क्या बोलेंगे सर जी, वृद्धि जो होता है ये क्या होता है, अवरुद्ध, मतलब रुक जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब भैया देखिए एड्रिनल ग्लैंड के चलते क्या होता है, कोई आदमी को देखते होंगे बहुत ज्यादा झिल्ला जाता है, क्रोध में हो जाता है। तो सर जी अगर आपके अंदर एड्रिनल ग्लैंड का कमी है तो आप क्या होंगे, टेंशन में चले जाएंगे और आपको क्या होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि गुस्सा ज्यादा दिलाने वाला ग्रंथि कौन सा होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसके चलते सर जी आप क्या हो जाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड के चलते, इसके कमी के चलते आप तनाव में मतलब टेंशन में चले जाएंगे और क्या होंगे, आप एंग्री बहुत ज्यादा होंगे, मतलब क्रोधित होंगे, क्रोध में आएंगे। तो सर जी क्रोधित करने वाला और टेंशन में डालने वाला ग्लैंड, देखिए जब भी कभी आप टेंशन में आते हैं, क्रोधित होते हैं, तो ये ग्लैंड का सेक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड का, कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन पूछता है। और अगला क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। आपको जानते होंगे सर जी कि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहां पर होता है, गला में। और गला में सर जी कौन सा रोग होता है, घेघा रोग। तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड के चलते क्या होता है, आपको घेघा रोग हो जाता है। क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है, कोई दिक्कत है। अब बोलेंगे नहीं सर जी। और पेनक्रियाज जो होता है इसके चलते सर क्या होता है, तो आपको मालूम है कि यही पेनक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है और इंसुलिन की कमी से सर जी आपको क्या होता है, मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज हो जाता है। तो भैया मधुमेह रोग जो होता है, मधुमेह डिजीज जो होता है वो किसके चलते होता है, तो वो पेनक्रियाज के चलते होता है। और पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, तो आप बोलेंगे सर जी पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसा है, एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि, मतलब क्या है, ये ग्लैंड है। और सर जी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ऑफ मास्टर मतलब सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मास्टर ग्लैंड अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं तो सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। देखिए नम्मा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, ठीक ना। अब सर जी हम चलते हैं कहां पर, बाइल जूस पर। अब आपको जूस क्या होता है ये समझ में आ गया। अब बोलेंगे जी सर जी, अब देखिए सबसे पहला बात सर किसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं तो हम आपको सर बात कर रहे हैं बाइल जूस के बारे में। देखना बाइल जूस, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि सर ये बाइल जूस रिलीज कहां से होता है। तो बाबू आपको याद रखना है कि ये बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से। कहां से, लीवर। इसी को क्या बोलते हैं, यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। इस लीवर से क्या रिलीज होता है, बाइल जूस। क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस कहां से रिलीज होता है, तो यहां से। अगला सर ये बाइल जूस स्टोर्ड कहां पर होता है, इसका भंडारण कहां पर होता है, तो भैया याद रखना इसका भंडारण होता है कहां पर, गॉल ब्लैडर में। कहां पर, गॉल ब्लैडर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि बाइल जूस का स्टोर्ड कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में। ये रिलीज कहां से होता है, हम क्या बोलेंगे सर जी, लीवर में। क्या बतलाओ बाबू, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। दूसरा एक सबसे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, क्या बतलाइए बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं। बाइल जूस में नो एंजाइम इज फाउंड। क्या बोलेंगे, नो एंजाइम इज फाउंड। कोई दिक्कत है बाबू, आप बोलेंगे सर नहीं। याद रखना मेरे बाबू, मेरे सोना, कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का आपको क्या बोलेंगे सर जी, एंजाइम नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी प्रकार का क्या बोलेंगे सर, एंजाइम नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बाबू बताओ बाइल जूस का हम लोग यूज कहां पर करते हैं, तो इसका यूज करते हैं इमल्सीफायर में। कहां पर करते हैं, इसका यूज करते हैं इमल्सीफायर। सर ये इमल्सीफायर क्या होता है, इमल्सीफायर में बोलिए, इमल्सिफिकेशन बोलिए। क्या बोलिए, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। EMU थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या, इमल्सिफिकेशन
MULSIFICATION, इमल्सिफिकेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमल्सिफिकेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग बाइल जूस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि सर ये इमल्सिफिकेशन का काम क्या होता है। देखिए इमल्सिफिकेशन क्या करता है, जो आपका फैट होता है ना, उसी फैट को क्या करता है, छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि सर फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन का। और इमल्सिफिकेशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइल जूस का। बाइल जूस कहां से रिलीज होता निकलता है, लीवर से। कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। क्या बाइल जूस में सर जी किसी भी प्रकार का एंजाइम जो होता है, सर बतला दीजिए क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आप बोलेंगे नहीं। अब बाबू यहीं पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको और बतला देते हैं। ये कॉन्सेप्ट में आपको 80% कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और 20% हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आपको। क्यों, क्योंकि सर जी आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, इनपुट हाइपोथेसिस, बोधगम्य निवेश। सीटेट के एग्जाम में बोधगम्य निवेश क्या कहता है कि बच्चों के लेवल से एक ऊपर का भाषाई स्तर को तैयार करके देना। तो आपका जो लेवल है जो एग्जाम में आएगा उससे एक अपर का लेवल पढ़ाएंगे, तब तो सर जी आपका एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा ना। तो सर जी 8वां कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए हैं, 9वां भी हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। अब सर आपको 10वां कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और आज का अंतिम कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जी किसमें किसमें एंजाइम पाया जाता है और वो एंजाइम का क्या क्या काम होता है। देखिए सबसे पहली बात लिखिए कि अगर हम आपको बात करें कि एंजाइम फाउंड, क्या बोले, एंजाइम फाउंड। और यही क्वेश्चन पूछता है कि किन में से, क्या सौरभ सर आता है कि नहीं आता क्वेश्चन सर, ठीक है ना। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट 100% रहता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होता, और खास करके उसमें पैनक्रियाज ऑप्शन में देगा ही देगा। पैनक्रियाज में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। जैसे आपको एंजाइम किसमें होता है, तो आप बोलेंगे सर जी एंजाइम होता है किसमें, नंबर 1 ये होता है माउथ में। आपके माउथ में एंजाइम पाया जाता है कि नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया देखिए माउथ में हो गया, और क्या बोलेंगे सर जी, स्टोमक में, पेट में। क्या आपके पेट में एंजाइम पाया जाता है कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर जी। और तीसरा नंबर पर सर जी क्या पूछेगा, आपके सर जी पैनक्रियाज में, आपके पैनक्रियाज में पाया जाता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पैनक्रियाज में भी क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। और सर जी अगर आप चौथा नंबर पर बात करेंगे तो सर आपसे क्या पूछ लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पूछ लेगा भैया, आपको पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पूछेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना ये 4 चीज जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें भी आपको एंजाइम पाया जाता है, स्टोमक में भी एंजाइम पाया जाता है, पैनक्रियाज में भी पाया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सर जी हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यहां पर जो एंजाइम पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेलेब्री एमाइलेज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेलेब्री एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सेलेब्री एमाइलेज। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, सेलेब्री एमाइलेज। सर जी ये सेलेब्री एमाइलेज जो होता है इसका काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, किसमें, माल्टोज में। इसका मतलब अगर कभी पूछ ले कि भैया स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, सेलेब्री एमाइलेज का। और सेलेब्री एमाइलेज कहां पर पाया जाता है, तो आपके माउथ में। मतलब ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इन माल्टोज। तो आप ब्रेक डाउन बार बार नहीं लिखेंगे, आप सिंपल समझ लीजिए क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। क्या बोलेंगे, स्टार्च को, क्या बोलेंगे, ये स्टार्च को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें सर जी, माल्टोज में। जो हम पहले लिख रहे हैं उसको बाद वाले में तोड़ने का काम करता है कौन, सेलेब्री एमाइलेज। कहां पर होता है सर जी, ये आपके माउथ में होता है। अगला सर हम किसके बारे में बात करते हैं, स्टोमक। तो सर जी आपको मालूम होना चाहिए कि आपके स्टोमक में क्या होता है, तो यहां पर होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। क्या बोलते हैं सर जी, पेप्सिन एंजाइम। देखिए यहां पर 2 एंजाइम होता है, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है रेनिन एंजाइम। आप समझेंगे सर जी, है कि नहीं। लेकिन खास करके हम किसको पढ़ते हैं, पेप्सिन एंजाइम को। और ये पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स को क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है भैया, ये प्रोटीन्स जो होता है आपका, क्या होता है, जो भी आपका प्रोटीन्स होता है, इस प्रोटीन्स को कन्वर्ट किसमें करता है, डाइपेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करता है, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू डाइपेप्टाइड्स, किसका काम होता है, पेप्सिन। पेप्सिन का लोकेशन कहां पर, स्टोमक में। अब देखिए पैनक्रियाज में 3 प्रकार का आपका क्या होता है सर जी, एंजाइम का खास करके सेक्रेशन होता है। इसके लिए सर जी ट्रिक क्या है, एक सर जी ट्रिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं, एक को ट्रिप्सिन बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं। क्या मतलब बाबू, पहले यहां तक में आपको कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट हो रहा है तो हमको बतलाइए। क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे? नहीं सर जी। अब देखिए पेनक्रियाज वाले को सर जी हम अलग में पढ़ाएंगे, पहले आप सर जी स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लीजिए, जहां से क्या होगा क्वेश्चंस बनेगा। चलो नहीं तो सर जी आप एक काम करो ना, तो आप पेनक्रियाज को देख लो, पेनक्रियाज से ही तो पहले देख लो, ठीक ना। देखो पेनक्रियाज से सर जी जो रिलीज होता है उसका नाम क्या? उसका नाम है टॉक, TALK, टॉक। ये क्या इसका ट्रिक है? अगर ये ट्रिक आपको याद रह गया, आपको ये सारा का सारा याद रह जाएगा। देखिए उसमें से कौन सा होता है? सबसे पहला देखिए टी से क्या होता है? टी से क्या होता है? ए से क्या होता है? और एल से क्या होता है? एल से होता है लाइपेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज एंजाइम। और सर जी ए से क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम। क्या होता है? एमाइलेज। और भैया टी से क्या होता है? टी से होता है ट्रिप्सिन, LASE, ट्रिप्सिन। क्या होता है? टी से क्या होता है? ट्रिप्सिन, AMYLASE, एमाइलेज ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन एंजाइम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पेनक्रियाज से कितने प्रकार का एंजाइम रिलीज होता है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। इसका याद रखेगा ट्रिक, तो टॉक, TALK, के को छोड़ देना। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए ये सब का भी अलग अलग काम होता है। नॉर्मली जो सर जी पेनक्रियाज होता है ये क्या करता है सर जी? ब्रेक डाउन करता है सर जी। एमाइलेज का काम क्या होता है? ये स्टार्च ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप नॉर्मली इतना समझिए कि सेलेब्री एमाइलेज होता है माउथ से निकलता है, स्टोमैक से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, पेनक्रियाज से कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकलता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब सर अगला किसके बारे में बात करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन सा निकलता है इसको समझिएगा सर ध्यान से। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो यहां से भी 3-4 एंजाइम जो था खास कर निकलता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 2 इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। एक को क्या बोलते हैं? लैक्टोज, और एक को क्या बोलते हैं? सुक्रोज। याद रखना यहां से खास करके 2 एंजाइम रिलीज होता है। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं लैक्टोज एंजाइम। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। और एक को क्या बोलते हैं? सुक्रोज एंजाइम। क्या बोलते हैं? सुक्रोज एंजाइम। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। ये लैक्टोज और सुक्रोज एंजाइम जो था क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। क्या मतलब? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। और सब का काम क्या होता है? अगर ये लैक्टोज है तो ये लैक्टोज को क्या करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? अगर ये लैक्टोज एंजाइम है तो ये लैक्टोज एंजाइम क्या करेगा सर जी? आपके लैक्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। समझे? और अगर ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। क्या बताइए? आपको कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है? आपको बताइए यहां तक में सर जी कोई दिक्कत है? तो आप बोलेंगे सर नहीं। आशा नहीं, हम आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम जो अभी आपको 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ये आपके लिए सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर यहां से आपके सवाल में कम से कम अगर आपके सीटेट एग्जाम में 50 से 60 क्वेश्चन नहीं बना तो फिर आप हमको बतलाइएगा। आप 100%, हम आपको फिर से बोल रहे हैं मेरे दोस्त, 100% ये आपके सीटेट के एग्जाम में 100% क्या है? छपने वाला सवाल है। और आपका 100% ये PYQ बेस्ड सवाल है, कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर मेरे दोस्त अगर इसका आपको PDF चाहिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए कृष्णा सर ऑफिशियल, KRISHNA, कृष्णा सर ऑफिशियल, OFFICAL ऑफिशियल, बिना स्पेस दिए सर्च करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया? ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। क्या मिल जाएगा? ऑनलाइन CARER कैरियर प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा और यहीं पर आपको ये वाला PDF भी जो है वो अपलोड होकर के मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर से हम आपको एक बात बोल रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा SSC GD के लिए, अगर कोई भी बच्चा SSC CGL के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 22 तारीख से हमारे ऑफलाइन बैचेज में किसका बैच तैयार हो रहा है? तो मैथमेटिक्स और कंप्लीट GK और GS का बैच लॉन्च हो रहा है। अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर, जो नंबर है आपको 88 26 50 99 20 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।